बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम एक छोटा सा एरिया है बहुत जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सर हमारे पास अगर चॉइस ऑफ सेटलमेंट हो, चॉइस ऑफ सेटलमेंट हो किसके पास, चॉइस ऑफ सेटलमेंट हो किसके पास भैया, कंपनी के पास। ठीक है जी। तो सर कंपनी सबसे पहले एक चीज ये देखती है कि मेरे पास कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हुए कि यार मैं तो कैश ही दूंगा। ठीक है जी, कंपनी के पास चॉइस है, कंपनी चाहे तो शेयर दे चाहे तो कैश दे सामने वाली पार्टी को। और सर कंपनी की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है कब, जब कंपनी की सर पास्ट प्रैक्टिस हो इस तरह। ठीक है जी, या कंपनी का सर कोई करंट स्टेटमेंट हो कि जी हमने ये किया हुआ तो है लेकिन हम जो है वो इस दफा हमने चॉइस हमारे पास है लेकिन हम जो है वो सेटल करेंगे इसको कैश में। ठीक है जी। या सर कमर्शियल सब्सटेंस नाउ इन इशुएंस ऑफ शेयर्स। क्या मतलब सर अथॉराइज कैपिटल फुल हो चुका, शेयर इशू ही नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कंपनी ने सेटल करना ही करना है इसको किसमें, कैश में सर। अब देखिए इसके बारे में स्टैंडर्ड के वर्डिंग्स क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है, स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग्स इसमें ये है कि फॉर अ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन इन व्हिच द टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट प्रोवाइड एन एंटिटी with the choice whether to settle in cash or by issuing shares, the entity shall determine, first step, the entity shall determine that has a present obligation to settle in cash, अगर है तो account for the share based payment transaction accordingly। ठीक है जी। the entity has a present obligation if choice of settlement has no commercial substance, ठीक है जी, यानी issuance of shares legally prohibited हो, और the entity has a past practice, ठीक है जी, or a settling or a policy or a stated policy of settling in cash or generally settle in cash whenever a counterparty asks for cash alternative। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास पैरा 41 सिर्फ ये बात बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो फिर तुम उसको सर डे वन से ट्रीट करना है कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन, एक लायबिलिटी। ठीक है जी। इफ देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो आप सर इसको ट्रीट करना कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, ये आपका हो गया हिसाब किताब। वो कह रहे जनाब if the entity has a present obligation then shall account for the transaction as per the requirement of cash settled transaction। ठीक है। if the entity has no such obligation the entity shall account for the transaction in accordance with the requirements of equity settled share based transaction। अगर सर मेरे पास कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो मैं उसको क्या ट्रीट करूं सर, इक्विटी सेटल। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं उसको कैश सेटल ट्रीट करूं और मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो एंड में क्या होगा सर, मैं कैश पे कर दूंगा, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, सीधा हिसाब किताब। लेकिन सर अगर वो इक्विटी सेटल्ड है तो फिर एग्जामिनर कह रहा है जनाब अगर वो इक्विटी सेटल्ड है तो इफ द एंटिटी इलेक्ट्स टू सेटल इन कैश, ठीक है जी, एक इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन है सर, डे वन से हम इक्विटी सेटल लेके चले, हमारे पास शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आ गया से कोई 1000 रुपए का। ठीक है जी। अब देखिए वो क्या कह रहा है जनाब, है इक्विटी सेटल्ड, सारे सालों में हमने एंट्रीज पास की, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट 1000 रुपए से और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट 1000 रुपए से, ये मैंने एंट्री पास की ओवर द पीरियड सर। अब मेरे पास शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व मौजूद है 1000 रुपए का। ठीक है, यानी मैं उसको इक्विटी सेटल ट्रेड कर रहा था। अब वो कह रहे हैं जनाब इफ द एंटिटी इलेक्ट्स टू सेटल इन कैश, शुरू से इक्विटी सेटल लेके चल रहे थे, अब हमने सोचा इसको कैश दे देने सर, तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब इसको बाय बैक ऑफ इक्विटी ट्रीट कर लो। ठीक है, कोई मसला नहीं, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व सिंपल डेबिट करो। अब सर मिसाल के तौर पर आज इन शेयर्स की फेयर वैल्यू हो चुकी है 1200। ठीक है जी, कितने 1200। जब डे वन सर देखें इक्विटी सेटल में तो हम डे वन की फेयर वैल्यू लेके चल रहे हैं ना, जब आज हम कैश में सेटल करेंगे तो आज की फेयर वैल्यू देंगे, आज की फेयर वैल्यू 1200 है तो सर मैं 1000 तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग 200 रुपए से और कैश क्रेडिट कितने से सर 1200 रुपए। तो आप चाहो तो सर इसको कैपिटल रिडम्पशन या कैपिटल रीएक्विजिशन रिजर्व इस तरह का कोई वो भी नाम दे सकते हो, रिटेनिंग में भी दे सकते हो, रिटेनिंग में दे सकते हो, कुछ पीएनएल हिट नहीं होगा इधर। बाय बैक ऑफ इक्विटी में कभी भी पीएनएल हिट नहीं होता। पहले मैंने आपको बताया कि सर अगर वो कैश सेटल्ड है तो सर मतलब उसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो ट्रीटेड एज कैश सेटल्ड। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, स्टैंड कह रहे हो जनाब तुम इक्विटी सेटल लेके चले और एंड पे आके तुमने क्या किया,
कैश दे दिया तो सर आप एक काम ये करें सर, सिंपली रिटेन अर्निंग में डिफरेंस डाल के जो फेयर वैल्यू सर, क्योंकि कैश तो तुम दोगे आज की फेयर वैल्यू के बराबर ना, विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू। जैसे एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू इधर 1000 थी, लेकिन सर अब फेयर वैल्यू 1200 हो गई, तो मैंने 1200 रुपए में से 200 रुपए का एक्सपेंस बुक कर लिया, लेकिन कहां पर, रिटेन में। फिर वो कहते हैं जनाब इफ द एंटिटी इलेक्ट्स टू सेटल बाय इशूइंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स नो फर्दर अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी सर, अगर इसको मैं इक्विटी में ही सेटल करता तो मैं क्या करता सर, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट कर देता, कितने से, जो मैंने क्रिएट किया 1000 रुपए से, और सर शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम 1000 रुपए से। डन हो गया। अब आए जरा सर पॉइंट नंबर 3 को, कहता है जनाब इसमें भी एक्सेप्शन पॉइंट नंबर 3, इसमें भी एक्सेप्शन पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है क्या सर, इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं जनाब। अच्छा जी आपके सामने ना सर दो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली देखिए, देखिए ग्रांट डेट पे हमारे पास दो ऑप्शंस थे कि हम इक्विटी में सेटल करें या कैश पर सेटल करें। दोनों की फेयर वैल्यू मेरे सामने ग्रांट डेट पे। अच्छा मैंने पिक किया इक्विटी सेटल, मैंने कहा ऐसे की तैसी मैं अपने शेयर होल्डर्स को सॉरी जो रिसिपिएंट है उसको 1200 रुपए की फेयर वैल्यू जो इक्विटी की आज या ग्रांट डेट पे ये मैं दूंगा, कैश नहीं दूंगा, मैं इक्विटी दूंगा। अब बताएं ओवर द पीरियड मैंने क्या किया, ग्रांट डेट के अमाउंट को ही एक्सपेंस आउट किया, एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी क्रेडिट। ठीक है जी, ग्रांट डेट के अमाउंट को ही मैंने क्या किया, एक्सपेंस आउट किया। कैसे सर, सर मेरे पास रेम्यूनरेशन एक्सपेंस मैंने ओवर द पीरियड बुक किया 1200 रुपए का, और सर शेयर बेस पेमेंट रिजर्व मैंने क्रिएट कर दिया 1200 रुपए से। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा अल्लाह के वास्ते, मैं इसको इक्विटी का वर्ड यूज कर लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व की जगह मैं वर्ड यूज कर लेता हूँ इक्विटी का। ये याद रखना सर, ग्रांट डेट की, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू जो मैंने ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट की। ठीक है जी, अब बताएं एंड की बात आ गई है सर। अब मैंने एंड में सेटल करना है। अब एट सेटलमेंट डेट, एट सेटलमेंट डेट सर मैं इसको सेटल करने जा रहा हूं। मेरे पास सर मैंने इसको सेटल किया जनाब, वो कह रहा है सेटलमेंट डेट इक्विटी की फेयर वैल्यू, इक्विटी की फेयर वैल्यू सेटलमेंट डेट की फेयर वैल्यू है सर ये 1400 है सर, और अगर मैं कैश सेटल करने जाऊं तो सर उसमें फेयर वैल्यू आ रही है 1500। ठीक है जी, अब सुनो जरा दोस्त, अब ये बड़ा यूनिक केस है। डे वन से मैं इसको इक्विटी साइड लेके चल रहा था, एंड पे आके मुझे पता चला कि इक्विटी अगर मैं दूं तो 1400 रुपए उसकी फेयर वैल्यू, कैश दूं तो 1500 रुपए। डे वन पे मेरे पास इक्विटी की वैल्यू 1200 रुपए दी मैंने। सर याद रखना ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में इक्विटी साइड ट्रांजैक्शन में चेंज नहीं होती, तो मैंने 1200 का एक्सपेंस बुक किया। साल के एंड में 1400 हो चुका है सर। मैं पिक कर रहा हूं सर इक्विटी सेटल्ड को ही, मैं सर इसको इक्विटी में ही सेटल करूंगा सर। और ये याद रखना इक्विटी में जो सेटल करने जा रहा हूं सर वो लोअर है कैश से, वो लोअर है कैश से। मैंने कहा यार भाड़ में गया एम्प्लॉय, मैं इसको 1500 की जगह 1400 के शेयर दे देता हूं। तो बताएं सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई एंट्री फर्दर पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप ये इक्विटी डेबिट करिएगा। कितने का इक्विटी डेबिट करूं सर मैं, कितने सौ रुपए से मैंने इक्विटी क्रिएट की है सर, इक्विटी कितने रुपए से क्रिएट की है सर मैंने, सर 1200 रुपए से, यही मैं डेबिट करूंगा। और सर शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम क्रिएट कर दूंगा। सर वो जो 1400 रुपए की हो गई वो सब्सीक्वेंट चेंजेस इन द फेयर वैल्यू आर नॉट अकाउंटेड फॉर। इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन में ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू को ही रिकॉर्ड करते हैं हम सारी, ऐसा है। अब अज्यूम करो, सुनो 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 सुनो, अब अज्यूम करो सर हमने कैश सेटल दे दिया। ठीक है जी, हमने कहा यार कैश में सेटल कर देते हैं ताकि एम्प्लॉय को ज्यादा अमाउंट मिले, पिक द हायर वन, पिक द हायर वन। ठीक है जी, अब बताओ सर कैश सेटल था डे वन पे, इक्विटी सॉरी इक्विटी सेटल था डे वन से, आप उसको कैश में सेटल करने जा रहे हो। उसूलन सर स्टैंडर्ड आपको कहता है जनाब आप सिंपली एक काम ये करो कि आप इक्विटी को करो डेबिट, कितने से भैया 1200 रुपए से, आप करो कैश को क्रेडिट कितने से 1500 रुपए से, और उसको ट्रीट कर लो बाय बैक ऑफ इक्विटी, बाकी अमाउंट डाल दो सर आप रिटेनिंग में। लेकिन इस केस में स्टैंडर्ड आपको कहता है चूंकि डिसीजन आपने लेना है,
तो सर फिर आप ये देख लो कि आप इन दोनों में से कोई एक चीज पिक कर सकते हो। आपको उसूलन एक प्रूडेंट आदमी को क्या करना चाहिए, दोनों में से लोअर है वो पिक करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो हायर देना चाह रहा हूं। तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब फिर आप इसको ऐसे ट्रीट करें कि आपने 1400 रुपए की बायबैक की इक्विटी, यानी रिटेनिंग में डालें 200, और सर फर्दर अमाउंट जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो सर उसमें आप रेम्यूनरेशन एक्सपेंस को मजीद डेबिट कर दें, ये पीएनएल से रूट कर दें 100 रुपए, क्योंकि जानते पूछते आपने लोअर पे सेटल कर सकते थे, आपने हायर दिया। तो सर ये याद रखना सर, अगर आपने हायर दिया तो सर स्टैंडर्ड कहता है फिर आप इसको क्या करोगे सर, एज एन एक्सपेंस चार्ज करोगे। मुझे बताओ सर, डे वन पे इक्विटी सेटल, इक्विटी में सेटल किया और इक्विटी लोअर थी, लोअर 1400, कोई फर्दर एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्विटी डेबिट शेयर कैपिटल प्रीमियम ट्रेड। लेकिन सर अगर मैं कैश में सेटल करने जाऊं तो आमतौर पर सर अगर आप इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शंस को कैश में सेटल करते हैं बाद में आके सब्सिक्वेंटली, तो सर आप इक्विटी डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दे तो पीएनएल नहीं आता। लेकिन सर यहाँ स्टैंडर्ड कह रहा है पीएनएल डालो, क्योंकि आपने जानते बूझते हुए, मर्जी आपकी थी, आपने 1400 रुपए की जगह 1500 रुपए का कैश उसको दिया। सर इसका मतलब ही आपने ग्रेशिया 100 रुपए उसको एक्स्ट्रा पे किए, तो ये 100 रुपए का एक्सपेंस अलग से बुक करना, अलग से बुक करना ऐसा। अब सर जरा सुनिएगा, पहले 3-4 एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा फिर स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा सर। अब देखें, व्हाट इफ के सर मेरे पास केस 2, केस 2 सर मेरे पास ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की है कितने, 1200 रुपए की, और सर कैश ऑल्टरनेटिव की फेयर वैल्यू मेरे पास 1000। अच्छा मैंने इसको डे वन से इक्विटी सेटल ट्रीट किया सर, मैंने कहा मेरे पे कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो मैं इसको इक्विटी सेटल ट्रीट कर रहा हूं। तो मैंने एंट्री किया पास की सर, ओवर द पीरियड रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट 1200 रुपए से, और इक्विटी या शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से, 1200 रुपए से। अब बताएं सर जब मैं सेटलमेंट पे पहुंचता हूं तो मेरे पास सर जो ऑप्शंस आते हैं, अब सर अज्यूम करें सेटलमेंट डेट पे जब हम पहुंचते हैं ना तो हमारे पास हिसाब ये आता है कि इक्विटी वाले ऑप्शन की फेयर वैल्यू है 1550, और जो हमारे पास कैश ऑप्शन है इसकी फेयर वैल्यू है 1500। अब बताएं क्या करें सर, स्टैंडर्ड आपको कहता है जनाब आप अगर इक्विटी में ही सेटल करना चाहते हो इक्विटी के हिसाब को तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, यानी सिंपल इक्विटी डेबिट करो शेयर कैपिटल। लेकिन सर इधर 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 मसला है, इधर चूंकि आप अपनी मर्जी से एक बंदे को 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करो, यू कैन पे 1500 और जान छुड़ा सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन तुमने अपनी मर्जी से सर इसको इक्विटी में ही सेटल किया। इक्विटी यहाँ पर सर एक हायर अमाउंट है, इसका मतलब है जब भी आप हायर अमाउंट पर सेटल करोगे पीएनएल का हिट जरूर आएगा ऐसे एक्स ग्रेशिया का। अब बनाए मैं क्या करूं सर, इक्विटी करूं मैं डेबिट, कितने सर 1200 रुपए से, सर मैं पीएनएल डेबिट करूं कितने से, जिसको मैं रेम्यूनरेशन एक्सपेंस कहता हूं सर, डेबिट करूं कितने सर 50 रुपए से। फिर सर मैं अपने पास क्या करूं जनाब, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व या शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम। सर देखें अगर ये वाला मामला नहीं होता ना, हमारे पास चॉइस नहीं होती ना, हम चॉइस हमारे पास नहीं होती, काउंटर पार्टी के पास चॉइस होती, तो सर कभी भी ये रेम्यूनरेशन एक्सपेंस फर्दर हम बुक नहीं करते। अब बताएं सर अगर मैं कैश सेटल पे जाऊं क्योंकि मेरे पास सर लोअर अमाउंट है, लोअर, तो बताएं मैं क्या करूंगा इस केस में, सर मैं इक्विटी डेबिट कर दूंगा कितने से सर 1200 रुपए से, सर मैं कैश क्रेडिट कर दूंगा कितने से 1500 रुपए से, पीएल का कोई हिट नहीं आएगा, रिटेन अर्निंग कितने से 300 रुपए। इसका मतलब है इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन अगर इवन इक्विटी में भी सेटल हो लेकिन इक्विटी की फेयर वैल्यू कैश अल्टरनेटिव की फेयर वैल्यू से ज्यादा हो और कंपनी के पास ये चॉइस हो कि वो डिसाइड कर सके क्या करना है, तो याद रखना सर पीएनएल हिट होगा। सर अगर यहाँ देखिए यानी सर आप जब भी हायर वाली वैल्यू पिक करोगे पीएनएल जरूर हिट होगा। अब आए जरा सर इसके ऊपर एक छोटा सा ना इलस्ट्रेशन है वो जरा देख लो। वो कह रहे जनाब अगर कंपनी के पास कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है यानी इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन है तो सर आप एक काम ये करेंगे सर अकॉर्डिंग टू इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन जाए, लेकिन सर सुनिएगा इक्विटी सेटल्ड है, इक्विटी में ही सेटल करें, इक्विटी में सेटल करें, और क्या हो सर इफ द एंटिटी इलेक्ट्स टू सेटल इन कैश, यानी अगर हम कैश पे चले जाएं इक्विटी पे ना जाएं, इक्विटी सेटल्ड था कैश पे चले गए तो सर आप वो कह रहे हैं कि कैश जो पे करोगे आप वो रिपर्चेज होगा वो ट्रीट कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। इक्विटी का इक्विटी सेटल्ड हो जाए तो कोई फर्दर अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ एंटिटी इलेक्ट्स द सेटलमेंट अल्टरनेटिव विद हायर फेयर वैल्यू पिक करे
तो एट द डेट ऑफ सेटलमेंट द एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज एडिशनल एक्सपेंस of the excess value given. Now what is the excess value given? The difference between cash paid and fair value of the equity instrument that would otherwise have been issued. यानी सर वो कह रहा है आपसे कि आपके पास ये दो वैल्यूज हैं, वो कह रहा है एक्सेस वैल्यू कैसे निकालनी है, दोनों ऑप्शन में से जो ज्यादा है, यानी सर कैश गिवन इन एक्सेस ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, एडिशनल एक्सपेंस है क्या, वो कह रहा है एडिशनल एक्सपेंस है कैश पेड and the fair value of equity instrument that would otherwise have been issued. Cash paid and the fair value of equity instrument that otherwise would have been issued. इन दोनों का डिफरेंस है एक्सेस है, और फिर वो कह रहे हैं जनाब और the difference between the fair value of equity instrument issued, difference between the fair value of equity instrument issued and the cash paid. सर तो 50 रुपए का एक्सपेंस यहाँ भी आ रहा है। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर लोअर वैल्यू पे जाते हो कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे सर मेरे पास इक्विटी सेटल थी, इक्विटी में ही सेटल की और इक्विटी लोअर वैल्यू है, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इक्विटी डेबिट कर दो, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दो। ठीक है जी, और सर अगर मैं इक्विटी सेटल पे था और कैश में मैंने सेटल किया और सर कैश मेरे पास एक लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई पीएनएल का इम्पैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ इक्विटी रीपरचेज कर लेना। ठीक है जी, पीएनएल का इम्पैक्ट कब आएगा, जब आप इन दोनों में से हायर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।